एस ब्लॉक में हम जानेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। देखिए हाइड्रोजन को यहाँ से अगर आप हटा दें तो बचता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, जिसको हम ग्रुप 1 के एलिमेंट बोलते हैं। इसको आप एल्कैली मेटल भी बोल देते हैं। एल्कैली इसलिए क्योंकि ये बेस बनाता है पानी में जाने के बाद। जैसे सोडियम को आप पानी में डालेंगे ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि बेस है। बेस में क्या खास बात होती है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जबकि एसिड उसका ऑपोजिट करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कहीं से। अब इसके बराबर में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको ग्रुप 2 के एलिमेंट, जो कि आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको हम एल्कैली अर्थ मेटल भी बोलते हैं। अर्थ इसलिए क्योंकि जमीन में ज्यादा मिलता है ये। और इन्हीं दो ग्रुप के एलिमेंट को हम एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। एस इसलिए वो आपको पता ही होगा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एस ऑर्बिटल में आता है इसलिए। और कोई भी इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला है ना, जिस ऑर्बिटल में रहता है उससे उसकी प्रॉपर्टी पे बहुत फर्क पड़ जाता है कि कैसा हाइब्रिडाइज करेगा, कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कि खींचेगा कहीं और से एक्स्ट्रा। ये सारी चीजें पता लगती हैं इससे, इसलिए अलग से हमने इसको डाल रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये दोनों ग्रुप को। देखिए यहाँ पे आप पोटेशियम और सोडियम को देखेंगे ना तो अर्थ में काफी ज्यादा मिलता है, जबकि आप लिथियम, रुबिडियम, सीजियम को देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा अर्थ के अंदर। और बात करें फ्रेंचियम को तो वो इतना कम मिलता है कि मिलता ही नहीं है आपको नेचर में। फ्री आप ढूंढने में बैठेंगे ना तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसको आपको बनाना पड़ेगा लेबोरेटरी में, बड़ी मुश्किल से बनेगा। और मिलने के बाद भी जो है ना इतना कम है इसका लाइफ के, बोलते हैं कि 20 मिनट बाद आपने 1 ग्राम बनाया होगा ना तो उसका आधा ही बचेगा, बाकी आधा जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, किसी और चीज़ में चेंज हो जाएगा वो। तो इसलिए इसके बारे में ना हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत और ना ही हमने ज़्यादा कुछ इसके बारे में सीखा भी है, क्योंकि हमारे पास होगा तभी तो कुछ जानेंगे ना इसके बारे में। तो इसके अलावा बाकी 5 के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। और सोडियम देखिए बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि नमक के अंदर भी तो सोडियम होता है ना, नमक कितना सारा है। तो ये सारे आपके हो गए ग्रुप 1 के एलिमेंट। और ग्रुप 2 के एलिमेंट आप देखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सारे मेटल ही होते हैं तो सारे आपके सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे। देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट को पहले जरा देखते हैं। ग्रुप 1 के अंदर सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है। देखिए नाम ही है इसका एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस के अंदर ही लास्ट इलेक्ट्रॉन होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिथियम का लास्ट का एस के अंदर, इसका भी इसी के अंदर लास्ट में, सबका लास्ट में होने वाला है। तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से छोड़ देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा तो किसी के साथ भी अच्छे से रिएक्ट करना चाहेगा ना, ये रिएक्ट करना चाहेगा तो मतलब कि फ्री स्टेट में मिलेगा नहीं आपको। इसलिए आपको ज्यादातर जो है ना ये रिएक्शन करता ही करता है, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, आराम से रिएक्ट करते ही हैं। फिर अगला है आपका एटॉमिक रेडियस, मतलब रेडियस कितना बड़ा होता है इसका। रेडियस देखिए बात करें ना तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े बड़े एलिमेंट यही दिखते हैं आपको शुरू के, एल्कैली मेटल्स और एल्कैली अर्थ मेटल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ ये बात तो और है कि आप यहाँ वाले एलिमेंट को बाद वाले नीचे के एलिमेंट से जोड़ देंगे, मतलब कंपेयर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप भी साइज बढ़ता है। तो इसीलिए आपका शुरू में लिथियम, सोडियम ये सब छोटे छोटे एलिमेंट है, बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे नीचे आ जाओगे। सीजियम बड़ा हो जाएगा काफी, फ्रेंचियम भी बहुत बड़ा हो जाएगा एटम। उसके बाद है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि जब आप कितनी एनर्जी देंगे कि आखिरी वाला उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए, जो लास्ट में ना बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल न्यूक्लियस सबसे दूर, वो वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, उसको बोलते हैं आप आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि आयन बना देने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी चीज बता रखी है कि डाउन द ग्रुप जो है साइज बढ़ता जा रहा है। और देखिए कंपेयर करके भी दिखा रहे हैं। देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े बड़े एटम अगर आप देखेंगे तो ये दिखेगा आपको शुरू वाले, है ना, एल्कैली मेटल्स। और सबसे छोटे देखेंगे तो ये रहे आपके सबसे छोटे लास्ट में बिल्कुल नोबल गैस वाले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए बहुत छोटे हो जाते हैं वो। बाकी आपके ये डाउन द ग्रुप जो है साइज बढ़ता जाता है। देख रहे हैं आप, देखिए सीजियम कितना बड़ा एटम है। तो अब आप मुझे बताइए डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे, जब साइज बढ़ता जाएगा एटम का, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी कि घटेगी। क्योंकि देखिए दूरी बढ़ती चली जाएगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की। जब दूरी बढ़ती चली जाएगी तो इतनी जोर से कहाँ पकड़ पाएगा, जैसे पहले पकड़ रखा था उसने, पास में था इलेक्ट्रॉन को तो बहुत जोर से पकड़ रखा था। लिथियम ने, मैग्नीशियम ने, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ने बहुत जोर से पकड़ रखा था। जैसे जैसे दूर चला गया वैसे वैसे पकड़ना मुश्किल होता चला गया। तो इसलिए सामने से आराम से आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे और बाहर निकल के भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं। एक और वजह बताई जाती है इसकी, पता है क्या बोलते हैं कि भाई जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एक शील्ड टाइप की बना देते हैं, शील्ड टाइप की। बोलते हैं कि उसके अंदर आने नहीं देते इलेक्ट्रॉन को। तो दूर से जो है न्यूक्लियस बेचारा पकड़ ही नहीं पाता, चाहता है पकड़ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पर पकड़ नहीं पाता। बीच में ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो धक्का देकर भगा देते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो इसी को बोल देते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट हमेशा समझ के रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, पास वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के होते हैं वो घेर लेते हैं न्यूक्लियस को और आगे तक नहीं पहुंचने देते, उसको खींचने नहीं देते बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो इसी को बोल देते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कुछ बोल देते हैं कि स्क्रीन कर दिया उसने न्यूक्लियस को बेचारे को। ठीक है,
तो इसलिए अब वो प्रभाव उसका जैसा पड़ रहा था बाहर के इलेक्ट्रॉन पे पहले, वैसे नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो बाहर का इलेक्ट्रॉन आसानी से उस पर ज़रा सा एनर्जी मारेंगे तो निकल के भाग जाएगा। ये बड़े बड़े एलिमेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, छोटे इलेक्ट्रॉन में, छोटे एटम्स में इतना देखने को नहीं मिलता। और इसमें एक चीज़ याद रख लिए, बहुत काम आएगी आगे जाके, वैसे शायद आपको पहले से ही बताओ कि एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड करते हैं, पी वाले थोड़े कम करते हैं, डी वाले और भी कम करते हैं, और एफ वाले बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो एफ और डी वालों से डरने की जरूरत नहीं होती, वो ज़्यादा स्क्रीन नहीं करते, जबकि एस और पी वाले ज़्यादा स्क्रीन कर लेते हैं, जमा लेते हैं अपने आप को वहाँ पे बीच में, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं कि जा भाई जा, पास मत आ। ठीक है, फिर आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि पानी, हाइड्रेशन मतलब पानी, बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया मतलब पानी की कमी हो गई बॉडी में, तो हाइड्रेशन मतलब पानी, कि पानी जो है अगर आसपास में चिपक जाए, कि देखिए पानी की क्या टेंडेंसी होती है अक्सर कि उसमें आप कोई सा एलिमेंट डालोगे ना, कोई सा कंपाउंड डालोगे, उसको आसपास से घेर लेता है, घेरने के बाद जो है ना, उसको घेरने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना देता है। सोचिए आप एक जगह पे खड़े हैं, आपको 10 लोग आके पकड़ लें, तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो जाएंगे, हिलना डुलना चाहेंगे, हिलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन को स्टेबल कर दिया इसने, ये सोडियम है, सोडियम को स्टेबल कर दिया। तो इसी को बोल देते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी, कि जब आप इसको स्टेबल कर दोगे तो उसके अंदर की एनर्जी बाहर नहीं निकल जाएगी, बाहर निकलेगी एनर्जी, तो उसी को बोल देते हैं उस चेंज इन एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बोलते हैं कि भाई छोटे छोटे एलिमेंट को ना बहुत अच्छे से पकड़ लेता है हाइड्रोजन, है ना, बहुत अच्छे से पकड़ता है, जबकि बड़े जो एटम होते हैं जैसे कि आपका ये रूबिडियम सीजियम वगैरह, उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इतनी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं कर पाएगा उसको। जबकि लिथियम को और सोडियम को बहुत अच्छे से स्टेबल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ेगा वो अपने अंदर से। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि देखने से ही समझ में आ जाए, कोई उसका रिएक्शन कराने की आपको जरूरत ना पड़े उसके बारे में कुछ जानने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको देखकर कोई बता सकता है कि आपका वजन कितना है, कि आपका कलर कैसा है स्किन का, कि आपके पास कितनी हाथ है, कितने पैर है, तो ये सब हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। पर आपको खाली देखकर कोई नहीं बता सकता कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो आपकी हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि ये सारे जो है ना एलिमेंट आपको जो है वो मेटल होते हैं, और मेटल में जो है सॉफ्ट होते हैं, काफी वाइट कलर के देखने को मिलते हैं, और इनकी डेंसिटी काफी कम होती है, मतलब लाइट एलिमेंट होते हैं काफी, है ना, लो डेंसिटी वाले, आराम से उठा लेंगे आप। सोडियम देखेंगे ना, सोडियम इतना सारा भी हो तो आराम से उठा लेंगे, जबकि इनकी डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप आते आते थोड़ी बढ़ती चली आती है, जैसे सीजियम थोड़ा भारी मिलेगा आपको। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि भाई पोटेशियम को ना देखेंगे ना आप, डाउन द ग्रुप आ गए तो पोटेशियम को भारी होना चाहिए था सोडियम से, पोटेशियम नीचे आता है सोडियम के, तो उससे थोड़ा भारी होना चाहिए था, भारी ना होते वो थोड़ा हल्का है सोडियम के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है, तो ये आप जो है और आगे जाकर और अच्छे से समझेंगे कि क्यों होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए पर तब भी नहीं होती, वो एनोमलीज प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में रिसर्च करने की पड़ती है, ज़रूरत है ना, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके बाद बोले तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है इन एलिमेंट्स का, आराम से ये जो है मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और आराम से जो है इसको ज़्यादा हीट देंगे ना आप तो ये उबल जाएंगे, मतलब कि उनका वेपर बन जाएगा, मतलब वेपर नहीं बनेगा, वो बन जाएंगे गैस। ठीक है, सब्लिमेशन हो जाएगी इनकी। वैसे ज़रूरी नहीं है सब्लिमेशन हो, क्या पता पहले जो है लिक्विड में बने फिर उसके बाद जो है उड़े भाप बने। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उसके जो है ना गैस के अंदर वो चेंज हो जाता है, वो भाग जाता है उसका एक एक एटम इधर उधर निकल के। अब देखिए बहुत बढ़िया चीज़ बोल रहे हैं कि इसे जब आप जलाते हैं ना तो जलाने के बाद ये अलग अलग तरह के कलर देखता है। ठीक है, आप देखें कोई सा दिखे ब्लू कलर का, कोई सा दिखे ग्रीन, तो कोई सा पिंक, तो ये सब दे रखे हैं इसके कुछ कलर्स है ना। लिथियम देखिए ऐसा देखने को दिखता है, रूबिडियम ऐसा दिखता है, सीजियम ऐसा दिखता है, ये दे भी रखा है यहाँ पे लिखिए, ये कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चार्ट दे रखा है, यहाँ पे सारी चीजें ना एक तरफ कर दी है इन्होंने, बोले कि एटॉमिक नंबर देखिए डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, जाहिर से बात है बढ़ेगा, पीरियोडिक टेबल बना किस लिए, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा आपका एटॉमिक मास डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, बिल्कुल 100% बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़े हैं, तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगला आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ही चुके हैं आप। दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी घटेगी, क्योंकि छोटे इलेक्ट्रॉन को वो आराम से हाइड्रेट कर देता है, मतलब कि आराम से उसे स्टेबल कर देता है चिपक के आसपास में, बड़े एटम्स को नहीं घेर पाता इतने अच्छे से, ज़्यादा स्टेबल नहीं कर पाता उसको, तो कम एनर्जी छोड़ता है वो बड़ा वाला एटम। तो देखिए शुरू में ज़्यादा एनर्जी छोड़ेगा तो बाद में कम एनर्जी छोड़ेगा। अब आप इसमें एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये क्या कि यहाँ पे प्लस में दे रखा है ऊपर, नीचे दे रखा है माइनस में, ऐसा क्यों भाई? कि हमेशा जो है ना, आप हमेशा देखना किसी भी सिस्टम के बारे में बात होती है एनर्जी की, सराउंडिंग के बारे में बात नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए आप एटम को यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो, शुरू वाले को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लिथियम को, सोडियम को, जबकि बाद वाले सीजियम वगैरह को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आते आते पॉजिटिव है, क्योंकि आप एनर्जी दोगे उस इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो मतलब कि उस पूरे एटम के अंदर। दूसरे वाले में बात हो रही है निकलने की एनर्जी, शुरू वाले जो होंगे वो ज़्यादा एनर्जी छोड़ेंगे तो माइनस में आएगा ना एनर्जी,
तो एंथैल्पी हो गई माइनस में, ठीक है। तो ये रहा आपका माइनस में बड़ा बड़ा नंबर है, मतलब ज़्यादा एनर्जी छोड़ेंगे, बाद वाले कम एनर्जी छोड़ेंगे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हाइड्रेट नहीं कर पाएगा पानी। अगला है आपका मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस बोले या फिर एटॉमिक रेडियस बोले, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है, सीधे सीधे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, डाउन द ग्रुप घटेगा। क्यों घटता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप? क्योंकि बड़े बड़े एटम होते हैं तो इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते एक दूसरे से। जब इतने मतलब कि आपस में जो उसका वेंडर वॉल फोर्सेस बोल सकते हैं आप उसको, कि जो होते हैं ना एक दूसरे चिपका के रखा होता है जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को, वो इतना मजबूत नहीं होते। तो आराम से जब आप इसको देते हो बहुत ज़्यादा एनर्जी तो टूट टाट के निकल जाते हैं, गैस बन जाते हैं या फिर जब पिघल जाते हैं। जबकि शुरू के जो छोटे छोटे एटम होते हैं वो बहुत अच्छे से चिपके रहते हैं एक दूसरे से, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जाके वो पिघलेगा या फिर हवा में उड़ेगा। फिर डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप बढ़ती है, ठीक है। और ये क्यों बढ़ती है डाउन द ग्रुप, ये आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग में लगाने की कोशिश करिए अंदाज़ा कि भाई साइज़ बढ़ेगा तो उसके अंदर के न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत बहुत कम जगह लेते हैं, छोटी जगह। तो डाउन द ग्रुप जो है डेंसिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भाई साइज़ भी तो बढ़ जाता है उसके बाद, ठीक है, वेट बढ़ जाता है आपका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ जाते हैं तो साइज भी तो बढ़ जाता है, ये सोचेंगे तो डेंसिटी कैसे होगी कंपेरेबल? तो अगर आप दोनों को अंदाजा लगाएंगे ना, मैथ से आपको लगाना पड़ेगा खुद से कि भाई एटॉमिक रेडियस कितना होता है, नेट से देख के लगाइएगा या फिर यहाँ बुक से देख के, कि और उसका जो है न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो है न्यूक्लियस का साइज़ के हिसाब से जो है न्यूक्लियस के अंदर जो वेट कितना बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो उन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपको ओवरऑल ये पता लगेगा कि भाई डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है ओवरऑल, ठीक है।